नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, उसके कुछ समय बाद ही अचानक चर्च पे, गिरजाघरों पे पथराव शुरू हो गए थे। कई जगह आगजनी हो गई थी, ईसाइयों पे हमले हो रहे थे। याद होगा ना आपको? बहुत जगह ये घटना हुई। लेकिन यूरोप में ईसाई बहुत हावी हैं, बहुत प्रभावी भूमिका रखते हैं। तो यूरोप के कई प्रभावशाली देशों से इसका कड़ा प्रतिवाद किया गया और जब विदेश के किसी ताकतवर देशों से बात की जाती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को जल्दी समझ में आ जाती है। उसके तत्काल बाद वो हमले रुक गए। इसी तरह शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, बिकनी को लेके विवाद खड़ा हो गया। असम के मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया हम ये पिक्चर चलने नहीं देंगे। ये कैसे बिकनी के रंग पे केसरिया रंग, भगवा रंग की बात हो गई। तो बताया जाता है कि यूएई से प्रभावशाली वहाँ के शासक का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि शाहरुख खान मेरे दोस्त हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के सुर बदल गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कौन लोग ऐसे हैं जो पिक्चर जैसी बातों पे विवाद खड़ा कर रहे हैं। इनके चेहरे पहचानने चाहिए, नहीं करना चाहिए। और असम के मुख्यमंत्री तो चमचागिरी की हद में इतना आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान का रात के 2 बजे मेरे को फ़ोन आया और मैंने 2 बजे उनको आश्वस्त किया कि भाई ये पिक्चर असम में चलेगी, कोई समस्या नहीं है। मुझे बड़ी हँसी आई कि रात के 2 बजे कौन मुख्यमंत्री को फ़ोन करेगा। शाहरुख भाई भी मज़े लेने में पीछे नहीं होते हैं। एक तो रात के 2 बजे उन्होंने फ़ोन किया। अब मुख्यमंत्री अपने पास तो पीएनटी फ़ोन रख के सोते नहीं हैं। नेचुरली किसी स्टाफ ने उठाया होगा कि साहब शाहरुख खान का फ़ोन है। प्रधान मुख्यमंत्री होते तो बात नहीं करनी होती, कहते हम सुबह बात करेंगे। लेकिन रात के 2 बजे बात करी और सुबह खुद ट्वीट कर रहे हैं कि शाहरुख खान फ़ोन आया, मैंने 2 बजे अटेंड किया। मतलब सफाई देनी थी प्रधानमंत्री जी को कि भई मैंने शाहरुख खान का फ़ोन 2 बजे अटेंड कर लिया, पिक्चर चल गई। तो मेरा बड़ा सवाल है कि जब खाड़ी देशों से कान उमेठे गए तो शाहरुख की पिक्चर भी चली गई। नूपुर शर्मा जिसने मोहम्मद साहब के बारे में बेहद खराब बयान दिया था, उसको पार्टी से भी निकाल दिया गया। तो क्या ज़रूरी है कि कान उमेड़ने की ताकत जो हो वो विदेश के लोगों में हो, तभी सुधरेंगे प्रधानमंत्री जी? ये सारी बातें मैंने की हैं अभय दुबे जी के साथ, मैं रोज़ शो करता हूँ उनके साथ, बहुत शानदार बातचीत करूँगा मैं, उनसे ज़रूर सुनिएगा। पूछूँगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जो जंग छिड़ रही है, आप मज़े की बात देखिए कि अयोध्या की एक विधानसभा है मिल्कीपुर, वहाँ पे उपचुनाव होना है। लोकसभा में बीजेपी की जो पिटाई हुई है, मैं परसों देख रहा था फुल पेज के विज्ञापन छपे अखबारों में। 1000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास मिल्कीपुर में, अयोध्या में। मैं हँसा कि एक छोटी-सी विधानसभा के उपचुनाव में 1000 करोड़ की शिलान्यास, कि मिल्कीपुर जीत जाए और उस विज्ञापन को छपवाने में ही करोड़ों रुपए खर्च हो गए होंगे। इधर अखिलेश जी मजे लेने पे छोड़ आजकल बिल्कुल तुले बैठे हैं, पत्रकार हैं भोज तेज तर्रार अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने पूरी लिस्ट जारी करी है। शीर्ष से लेकर नीचे तक कि कहाँ-कहाँ कौन-कौन ठाकुर कितने हैं, एसटीएफ में कितने हैं, जिलों में डीएम कितने हैं, सब ठाकुरों की लिस्ट जारी की है। अखिलेश यादव ने उसपे ट्वीट को कोट करते हुए लिख दिया कि कभी-कभी पत्रकारिता जब करती है तो बहुत अच्छी तारीफ सी कर दी। तो ये जो यूपी की जंग है ये और तेज हो गई है। इन तमाम मुद्दों पे हमने अभय जी से बात की है, चलते हैं अभय जी के पास। उससे पहले एक शुभ सूचना, मैं 4 पीएम म्यूजिक में एक गरीब नौजवान जो बहुत बहादुर था, बड़ा हिम्मती वाला था, उसका मैं गाना मैंने आपको सुनवाया था, गाड़ी साफ कर रहा था और उसके गाने को सुन के हमने उसको मुंबई भेजा, वो गाना रिलीज़ हो गया है। तो 4 पीएम म्यूज़िक पे जाइएगा, शहनवाज़ के गाने को सुनिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, एक गरीब की बड़ा हौसला बढ़ेगा उससे, उसका गाना आप सब लोग सुनेंगे। चलते हैं अभय जी के पास, चैनल को जॉइन करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क पे स्वागत है अभय दुबे जी आपका। पूरे देश में चर्चा चल रही है, बहुत धार्मिक मान्यता है तिरुपति जी की। देश भर, दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ पे और तिरुपति जी के प्रसाद के लड्डू में कुछ चर्बी मिलने का, कुछ मिलावट का एक बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया और राजनीति बहुत गर्म है। क्या लगता है आपको कि यह क्या वाक़ई में कोई ऐसी बात हुई है जिसकी निंदा की जानी चाहिए? या ये भी कुछ चुनाव से पहले का एक हथकंडा है? आपका क्या मानना है? इस पे क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैंने जो इस पूरे घटनाक्रम पे निगाह डाली है, तो मुझे तो ये मामला बड़ा संदिग्ध नजर आ रहा है। इसके अंदर मुझे लगता है कि दो सरकारें, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठजोड़ सरकार, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम भी उसमें शामिल है, ये दोनों मिलकर एक ऐसा खेल खेलना चाहती हैं जिससे हिंदू सांप्रदायिकता और हिंदू ध्रुवीकरण एक नए लेवल तक पहुंच पाए, इतना तीखा हो जाए कि वो नए लेवल तक पहुंच पाए। एकदम तो नहीं, लेकिन उसका एक नया आधार तैयार किया जा रहा है और इसमें निशाना भी लिया जा रहा है ईसाई अल्पसंख्यकों को। देखिए, हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री थे, जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस के नेता,
वो धर्म से ईसाई हैं, उनके नाम से नहीं लगता कि वो ईसाई हैं। उनके पिताजी राजशेखर रेड्डी भी ईसाई थे। तो इस समय राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के। तो ये चंद्रबाबू नायडू उनके खिलाफ हमेशा मुहिम चलाया करते थे कि ईसाई हैं और ईसाइयों का एजेंडा चला रहे हैं, ये हिंदू विरोधी है। हमेशा तेलुगु देशम की तरफ से उनके खिलाफ ये मुहिम चलाई जाती थी। 10 वर्ष तक उनके खिलाफ ये मुहिम चलाते रहे, लेकिन वो मुहिम कामयाब नहीं हुई और चंद्रबाबू नायडू जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। उसके बाद 2019 में अभी जब इनको फिर से मौका, इनको उनके बेटे को मौका मिला जगन मोहन रेड्डी को, तो फिर से इस प्रकार की मुहिम उनके खिलाफ चलाई गई, लेकिन तब भी वो कामयाब नहीं हुए। मतलब जगन मोहन रेड्डी इसलिए नहीं चुनाव हारे हैं कि वो ईसाई है, और चंद्रबाबू नायडू इसलिए चुनाव नहीं जीते हैं कि वो हिंदुओं की नुमाइंदगी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक उनकी राजनीति में हमेशा एक ये हिस्सा होता है कि ईसाई बनाम हिंदू कर दिया जाए किसी तरीके से। अब उन्हें मौका मिला है। ये तिरुपति मंदिर, मैं ये नहीं कह रहा हूं तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में मिलावट का जो एक उसमें सुअर की चर्बी और लार्ड के मिलावट का जो आरोप लगाया गया है, ये आरोप में सच्चाई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जुलाई के महीने में एक सैंपल लेकर भेजा गया। कहां भेजा गया? गुजरात की एक लेबोरेटरी में। आप ध्यान कीजिए, आंध्र प्रदेश से एक सैंपल लेके गुजरात की एक लेबोरेटरी में भेजा गया। 15 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आ गई, जुलाई के महीने में ही। उस रिपोर्ट का जो मुख्य हिस्सा है, उस मुख्य हिस्से में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लड्डू में चर्बी पाई गई। उसमें केवल एक एनेक्स्चर है। मैंने खुद देखी रिपोर्ट आज शाम को, इसलिए मैं कह रहा हूं। उसमें केवल एक एनेक्स्चर है। उस एनेक्स्चर में लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये चीजें भी पाई गई अन्य चीजों के साथ में, लेकिन उसकी मात्रा कहीं नहीं लिखी हुई है कि इसमें कितनी मात्रा पाई गई इसकी। तो काफी मामला अस्पष्ट किस्म का है। अब आप सोचिए, जुलाई में ये रिपोर्ट आ गई थी, जुलाई तक जुलाई से लेके अब तक अगस्त निकल गया, पूरी जुलाई के बचे हुए दिन निकल गए, अगस्त निकल गया और आधा सितंबर भी निकल गया, और आज 20 सितंबर है और अभी तक कभी भी चंद्रबाबू नायडू ने इस रिपोर्ट को जाहिर नहीं किया, पब्लिक डोमेन में नहीं लाए। अब ये इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाए हैं। जैसे ही उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाते हैं, वैसे ही बयानबाजी शुरू हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि हमने नायडू साहब से कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट हमें भेजें ताकि हम उससे एफएसएसआई जो भारत सरकार का संगठन है, जो 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 खाने की चीजों की जांच करके उनको प्रमाणित करता है, उससे हम जांच कराएंगे। तो इतने दिन तक इन्होंने जांच क्यों नहीं कराई उसकी? ठीक बात है। ये चुपचाप दिए इस रिपोर्ट को बैठे रहे, इन्होंने इसकी कोई जांच नहीं कराई। अच्छा, अब आप देखिए, ये सारा मामला इस तरीके से चल रहा है। भाजपा, अच्छा दूसरे, इन्हें पता है, सबको मालूम है कि एक बार जब तिरुपति का मंदिर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वहां प्रसाद की बिक्री से 500 करोड़ की आमदनी होती है उनको। आप अंदाजा लगाइए, लोग लाइन लगा के खड़ा करते हैं और वो आधार कार्ड लेके जाते हैं, तब उन्हें प्रसाद मिलता है और वो प्रसाद दूर दूर तक खाया जाता है। हमारे इलाके से लोग जाएंगे तिरुपति में तो वहां से प्रसाद लेके आएंगे, हमको यहाँ पे खिलाएंगे। एक बार प्रसाद के ऊपर संदेह के बादल अगर छा जाएं और एक बार लोगों को उसमें शक होने लगे कि ये अपवित्र है या इसमें कुछ गड़बड़ी की गई है, उसके बाद कोई भी कुछ कहता रहे, लोगों का विश्वास दोबारा आसानी से उस पर आएगा नहीं। एक तरह से ये आस्था के ऊपर एक बहुत ही घातक किस्म का प्रहार है। इस बात को बिना समझे हुए, जानबूझ के या शरारतन, जबकि जैसे ही ये अगर गड़बड़ी पाई भी गई थी तो फौरन उसकी फटाफट जांच करके जो गड़बड़ी का जिम्मेदार था उसको टांग देना चाहिए था, उसके साथ कड़े से कड़ा सलूक करना चाहिए था और ये सब पूरी तरह उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए थी। आज क्या है, वो एक ऐसी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अच्छा, दूसरे आप ध्यान कीजिए कि हैदराबाद में भारत सरकार की सर्वाधिक प्रतिष्ठित फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, चंद्रबाबू नायडू के प्रांत में। हैदराबाद तो चंद्रबाबू नायडू का प्रांत नहीं है, लेकिन हैदराबाद में मतलब है देश की सबसे प्रतिष्ठित फॉरेंसिक लेबोरेटरी है। वहां ना भेजकर आप उसे गुजरात की एक लेबोरेटरी में भेजते हैं। पहली तो बात समस्या यहां से आती है। फिर जब आपके पास रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के मुख्य भाग में इसका कोई जिक्र ही नहीं है, एनेक्स्चर में इसका जिक्र है और बिल्कुल साफ साफ बताया नहीं गया है कि आखिरकार ये जो मिलावट पाई गई है उसकी मात्रा कितनी है, ये भी नहीं, क्या परसेंटेज है उसका, ये भी नहीं बताया गया है। इसके बाद में इतने दिनों तक वो उस रिपोर्ट को छुपाए रहते हैं, बताते नहीं है किसी को।
और उस पर कोई आगे की कार्रवाई भी नहीं करते, यानी उस रिपोर्ट को तस्दीक करने के लिए एफएसएसएआई को नहीं भेजते, उसको अपने पास रखे रहते हैं उस रिपोर्ट को। आप सोचिए क्या क्या गड़बड़ियां हैं। उसके बाद फिर बड़ी होशियारी से, मुझे लगता है चतुराई से, इस रिपोर्ट को खोला जाता है, सार्वजनिक किया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर बड़े पैमाने पर बयानबाजी शुरू हो जाती है। हिंदू आस्था खतरे में है, ये वो, संत लोग भी बोलने लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोलने लगते हैं, और हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र हो रहा है, इस लोगों को फांसी देनी चाहिए, ये चाहिए, वो करना चाहिए, ताजिंदगी जेल में डाल देना चाहिए। दो सरकारें इसके अंदर शामिल हैं, आंध्र प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार। इनसे ज्यादा न किसी के पास एजेंसियां हैं, ना इनसे ज्यादा किसी के पास विशेषज्ञता है। ये लोग जुलाई से लेके अब तक ये पता नहीं लगा पाए कि दरअसल किसका ये अपराध है, और अब टीवी के ऊपर कलाबाजियां खाई जा रही हैं, प्रचार किया जा रहा है, ये माहौल बनाया जा रहा है कि देश में हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, ये प्रचार किया जा रहा है। ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते। जब से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बहुमत फिसला है, तब से ये कोई मौका नहीं छोड़ते कि किसी तरीके से हिंदू भावनाओं को आहत ये ना दिखाया जाए कि हिंदू भावनाएं आहत हैं। जब हिंदू भावनाएं अपने आप को आहत महसूस करेंगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास मदद के लिए जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की वोटर बन जाएंगी, सीधे सीधे उनको वोट में कन्वर्ट किया जाएगा। ये इस तरह का, मुझे तो ये पहली नजर में इस तरह का हथकंडा लग रहा है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये जो आरोप लगा है मिलावट का, ये आरोप पूरी तरीके से झूठ है। ये झूठ है या सच है, इसकी ठोस और वैज्ञानिक जांच पड़ताल होना चाहिए, जो बिल्कुल कठिन नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है पता लगाने में कि उसमें कितनी चर्बी गलत किस्म की मिली हुई है या पवित्र चर्बी इसमें कितनी मिली हुई है, ये कोई नहीं। अभी तक तो चंद्रबाबू नायडू को उसकी पूरी जांच पड़ताल करवा के बिल्कुल इसको सिद्ध, बिल्कुल एकदम इसे प्रमाणित तरीके से कहना चाहिए था कि इसमें ये लोग जिम्मेदार हैं। उसमें बहुत सी फिर बातें चल रही हैं, अब आगे आप बात करेंगे तो बताऊंगा उसमें और क्या क्या अफवाहें, क्या क्या इसमें एंगल है। ये तो बात, ये जो कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश है, पता नहीं हिंदू धर्म के खिलाफ है कि नहीं, लेकिन है साजिश जरूर। ये बताइए अभय जी, मैं देख रहा हूँ कि 2014 के बाद से कुछ हिंदू धर्म ज्यादा खतरे में नहीं आ गया। खासतौर से जब जैसे किसी राज्य में चुनाव होते हैं, उस राज्य का तो हिंदू जरूर खतरे में आ जाता है। अभी हरियाणा में बहुत ज्यादा उग्र हिंदुत्व वाला कार्ड पता नहीं कब किस तरह धीरे धीरे कर पकाया जा रहा है। गौ रक्षकों पे हमने प्रोग्राम बनाया था, पिछले कुछ महीनों में किया गया। ये 2014 से पहले भी हिंदू तो इसी देश में थे ना, कांग्रेस की सरकार थी जिन पे कहा जाता है कि बड़ा मुसलमानों का पक्ष लेती थी, लेकिन तब तो संजय जी, जब मैं छोटा था, पढ़ता था, तो उस वक्त एक नारा अक्सर सुना जाता था, इस्लाम खतरे में है। आपको ध्यान, इस्लाम लगातार खतरे में रहता था, और जो उलेमा और कट्टरपंथी तत्व थे वो इस्लाम खतरे में का नारा लगाकर मुसलमानों का राजनीतिक दोहन किया करते थे, धार्मिक दोहन किया करते थे उनका। तो हम लोग बहुत इनकी निंदा करते थे इस पूरे रवैये की, कि मुसलमानों को दकियानूसी बनाए रखने का और अपनी समस्याओं से दूर रखने का ये हथकंडा है। ठीक उसी हथकंडे का इस्तेमाल हिंदुत्ववादी राजनीति करती है। वो लगातार ये नारा लगाती रहती है कि हिंदू खतरे में है, क्योंकि जितनी जोर से वो नारा लगाएंगे और अगर हिंदू इसके ऊपर विश्वास करते हैं तो उतना ही इनकी राजनीतिक गोटी लाल होगी। हर जगह हिंदू खतरे में, हिंदू लगातार खतरे में बने रहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2014 के बाद से तो हिंदू स्थायी रूप से खतरे में रहते हैं, खतरे में आ गया। अच्छा अभय जी, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री कोई मुसलमान नहीं है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कोई मुसलमान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज, सारे गवर्नर, एक गवर्नर को छोड़कर सब हिंदू हैं, तो फिर ये सारी ताकत हिंदुओं के हाथ में है, प्रधानमंत्री हिंदू, मंत्रिमंडल हिंदू, फिर हिंदू कैसे खतरे में आ जाते हैं? कौन सी यही बहुसंख्यकवाद का मजाक है। बहुसंख्यकवाद अपने आप में एक भोंडा मजाक इसीलिए है कि सब कुछ हिंदुओं के हाथ में है, पूरी राजनीतिक सत्ता हिंदुओं के हाथ में है, फौज हिंदुओं के हाथ में है, पुलिस हिंदुओं के हाथ में है, उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं की बल्ले बल्ले हो रही है। लेकिन फिर भी लगातार बहुसंख्यकों को आदत डाली जाती है कि वो अल्पसंख्यकों की तरह सोचें। बहुसंख्यकों को आदत डाली जाती है कि वो अल्पसंख्यकों की तरह सोचें, लगातार असुरक्षा के शिकार रहें, लगातार अपने आप को खतरे में महसूस करते रहें। और दिलचस्प बात यह है कि हिंदू थोड़े बहुत दिन तो ये हो सकता है उनके इस झांसे में आ जाए, लेकिन ज्यादा वो झांसे में आता नहीं है। आपने प्रधानमंत्री की जो लोकसभा चुनाव की मुहिम है उसको देखा होगा, उसमें भी लगातार यही कोशिश की गई थी कि हिंदू खतरे में है, उसका आरक्षण छीन लिया जाएगा, उसका सोना छीन लिया जाएगा,
उनका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, उनकी टोटी छीन ली जाएगी, उनकी मवेशी छीन लिए जाएंगे, उनके घर का कमरा छीन लिया जाएगा। यही सब तो बोला जा रहा था। हाँ, यही बोला। लेकिन हिंदू 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 झांसे में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू प्रतिक्रिया देखना चाहती थी, जो हिंदू गोलबंदी देखना चाहती थी, प्रतिक्रिया मूलक गोलबंदी, वो नहीं हुआ। और इस बार फिर भी वही होगा। और दूसरी एक और सबसे बड़ी खास बात यह है, इस बार इसमें मुसलमान कोई एक पार्टी नहीं है, मुसलमान पक्ष इसमें है नहीं। हाँ, ये चंद्रबाबू नायडू का दांव ये है कि वो उनको वहां की जो वाईएसआर कांग्रेस है, जो उनका मुख्य विपक्षी दल है, उसको टारगेट करें और उसको वो उनका नेता ईसाई है। आपको ध्यान होगा नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री चुने गए थे तो 1-2 महीने के लिए ईसाई गिरजाघरों के ऊपर लगातार पत्थर बरसने शुरू हो गए थे। हमले हुए थे, याद है मुझे। लेकिन क्योंकि ईसाइयों का अंतर्राष्ट्रीय मामला बहुत मजबूत है, पूरा यूरोप ईसाई है और वो यूरोप बहुत मजबूत चीज है, बड़ी चीज है, डोमिनेंट फोर्स है पूरी की पूरी। तो उसके बाद उधर से जब प्रतिक्रिया आई तो फिर हिंदुत्ववादियों ने वो पत्थरबाजी रुकवाई। तब से आज तक पत्थर नहीं फेंके गए चर्चों के ऊपर हिंदुस्तान में। अब तो नरेंद्र मोदी खुद ही ईसाई बिशपों और ईसाई जो पादरी हैं, बड़े पादरी हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी टोपियां पहनते हैं, उनके चोगे पहनते हैं और उनसे हेल वेल कर रहे हैं। ये स्थिति है। तो ये चूंकि इसमें एंटी ईसाई एंगल भी है, इसलिए हो सकता है कि बहुत दिन तक ये चीज चले नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कान उमेड़ने की जरूरत विदेश से पड़ती है। जब ईसाइयों पे हमले हुए तो विदेश से कान उमेड़े गए तो ठीक हो गया। जब शाहरुख खान की पिक्चर आई थी जिसपे बिकनी के रंग पे बड़ा बवाल हो गया था और बायकॉट कर दिया गया था कि शाहरुख खान की पिक्चर नहीं चलने देंगे। असम के मुख्यमंत्री ने तो बिल्कुल ऐलान कर दिया था, हंगामा कर दिया था, पिक्चर नहीं चलने देंगे। तब भी बताया जाता है कि यूएई के से एक फोन आया वहाँ की सरकार के, वहाँ के राजा साहब का, और कहा कि शाहरुख इज माई फ्रेंड। उसका सब कुछ बदल गया सीन। असम के मुख्यमंत्री ने तो ट्वीट करके कहा कि रात के 2 बजे शाहरुख खान जी का फोन आया, मैंने उठा, मैंने उनको भरोसा दिलाया कि पिक्चर चलेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिक्चरों के बारे में कोई क्यों बोलता है, इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी हो गई थी, तो एक प्रवक्ता निकाल दिया गया था आज से बात। तो ये क्या जरूरत, क्या विदेशों से ही जरूर ये कानून मिलना ईसाइयों पे हो तो ये लोग तभी काम करते हैं जब ये दबाव में आते हैं जबरदस्त। हिंदुस्तान में दबाव में तब आते हैं जब इनको लगता है कि हम चुनाव हारने वाले हैं। जैसा कि किसान आंदोलन जब हुआ था तो उसकी मांगे मानने का सवाल था, उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पे था। अगर उस वक्त तो किसान आंदोलन उसी तरह होते रहता जिस तरीके से हो रहा था तो इनको चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान का अंदेशा था। इसलिए उन्होंने तीनों संसद में पास कानून वापस ले लिए और एक लफाजी कर दी कि हमारी तपस्या जो है वो काम नहीं आई, ये सब बातें बोल के ये अपने निकल गए। अच्छा, अब आप देखिए कि अभी आपने इतने प्रकरण बताए कि कब विदेशों से जब इनकी बाह मरोड़ी आती है तब ये काम करते हैं। इस मसले में भी जब ईसाई बनाम हिंदू होगा, क्योंकि देखिए अगर वास्तव या तो हिंदू इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, थोड़ी देर में ये थक जाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ प्रतिक्रिया हुई, कोई हिंदू गोलबंदी हुई या उकसाई गई या उकसावे की कुछ घटनाएं हुई, कुछ नियोजित तरीके से कुछ इस तरह का काम किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इनको वो बात वापस ले लेनी पड़ेगी। मेरा मानना ये है। इसलिए मैं नहीं मानता कि ये मसला बहुत दिनों तक चलेगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि अगर इस तरह का कोई आरोप लगा है तो उसकी एक वैज्ञानिक जांच हो जाए, क्योंकि ये बहुत लोगों की आस्था का सवाल है। तिरुपति मंदिर एक बहुत बड़ी चीज है और वहां के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मैं नहीं चाहता कि लोगों की आस्था को ठेस लगे, उनका विश्वास खंडित हो जाए और वो इस बात को लेकर दुखी हो। तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर अगर विश्वास होगा तो बालाजी मंदिर के प्रसाद पर भी अविश्वास हो सकता है, फिर सिद्धि विनायक मंदिर पर भी अविश्वास सकता है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर के प्रसाद पर भी अविश्वास हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी संख्या हिंदुओं की जो है वो उनकी धार्मिक आस्थाएं हैं वो अविश्वास की शिकार हो जाएं। तो दोनों सरकारों को चाहिए कि इसकी फटाफट और इस पे जो बयानबाजी है, इस बयानबाजी को रोकना चाहिए। और मेरे ख्याल से गिरिराज सिंह जैसे लोगों के मुंह पे तो स्थायी रूप से एक टेप लगा देना चाहिए ताकि वो बोल ही ना पाए कभी। हर गलत और आपत्तिजनक बयान कोई अगर देता है तो उसकी सूची में उनका नाम सबसे ऊपर होता है और फौरन टीवी वाले चले जाते हैं, वो एक जगह अपने बैठे रहते हैं, तो पहले से तैयार हो ऐसा बयान देने के लिए। आप देखिए हर 2-3 दिन बाद वो एक बयान देते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ये है। बैठे हुए हैं, टीवी वाले जाते हैं, वो अपने बिहारी उच्चारण में साको शाह बोला जाता है, वो बोलते हुए उस तरह का बयान जारी करते हैं और उनका बयान जरूर टीवी दिखाया जाता है। किसी का बयान दिखाया, उनका बयान हमेशा मुसलमान विरोधी होता है,
अल्पसंख्यक विरोधी होता है और हिंदुओं को भड़काने वाला होता है और विपक्ष को गरियाने वाला होता है। तो वो तो शायद मंत्री बने ही इसलिए, उनकी खासियत ही यही है, उनकी क्वालिटी यही है कि वो जबान पे बिल्कुल बोलेंगे, चलेगा। हाँ, उनकी तो उन्नति भी कर दी गई थी भाई, उनकी हाँ, तो बिल्कुल। पदोन्नति भी कर दी गई थी। हाँ, उनकी जवान की खासियत। आपने बात हाँ, उत्तर प्रदेश की गई है, तो आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी रोचक बन गई है। अखिलेश हम्म, यादव के ट्वीट जो हैं, वो बहुत तल्खी वाले हुए हैं। खास तौर से उन्होंने कहा कि फर्जी साधु और इस तरह के फर्जी भेष वाले साधु घूमते रहते हैं। पहले भी उन्होंने मठाधीश्वर माफिया का एक बयान कर दिया था और वो अमीश देवगन के संग इंटरव्यू में कह दिया था, तुम तो मठाधीश ही हो। अब अंबानी के हम्म। चैनल पे कह दिया तो थोड़ा-सा और ज़्यादा चर्चा में आ गए थे। लेकिन बहुत तीखे-तीखे हमले कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के हमलों के जवाब में हमले कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में चुनाव में मोटा-मोटा 2 साल हैं। 2 साल पहले इस तरह के हमले करके अखिलेश यादव कौन-सी राजनीति करना चाह रहे हैं? कि बड़ा सेंसिटिव है इस तरह कहना कि भई साधु देखिए के एक वेश। तो उनका आत्मविश्वास, देखिए एक तो उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास गिरा हुआ है। केवल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जो एक भड़कावे की जो सांप्रदायिक किस्म की बयानबाजी होती है, वो उनके आत्मविश्वास की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश की भाजपा बहुत बुरी हालत में है, मैं ये मानता हूं, और इन लोगों में आपस में भी ठनी हुई है, ऊपर से देखें तो ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं इसमें सच्चाई है। भाई जो व्यक्ति साधु और संत है, साधु और संत इतनी आक्रामक और हिंसक भाषा क्यों बोलता है? अगर किसी साधु संत को राजकाज सौंपा गया है तो उसे बहुत नरमी से, उदारता से, लोगों का ख्याल रखते हुए, सबको अपने साथ जोड़ते हुए राजकाज चलाने का दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए नमूना पेश करना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा है। अब आप देखिए उनका बुलडोजर वाला पूरा फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दबोच लिया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो लगभग सुनिश्चित कर दिया है कि बुलडोजर चलेगा नहीं अब फिलहाल। हाँ, चर्चा नहीं होगी, महिमा सुप्रीम कोर्ट में महिमा मंडन नहीं होना चाहिए बुलडोजर। ना मनोमंडन होगा और बुलडोजर जब तक ठीक से उसके उसके एक संहिता बनने जा रही है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं चला सकते आप। तो ये सब हो रहा है। तो इनका जो पूरा मॉडल था, एक आक्रामक बाहुबली मॉडल, इसको मैं कहता हूं शासन प्रशासन का बाहुबली मॉडल था इनका। वो बाहुबली मॉडल तो मुंह के बल गिर चुका है। अब कोई उसका उस बाहुबली पालन नहीं कर सकते। आप खुद भी चुनाव नहीं जिता पाए तब इनकी हालत है। ये क्या समझते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होगा तो इनकी मर्जी से टिकट दिए जाएंगे? लोकसभा चुनाव में इनकी मर्जी, एक टिकट नहीं दिलवा पाए किसी को अपनी मर्जी से। आखिर तक संघर्ष करते रहे, बाद में धीरे धीरे दो टिकटों पे आ गए थे, 2 टिकट हमारी मर्जी के दे दिए जाए, 2 टिकट भी इनकी मर्जी के दिए गए। तो मुझे नहीं लगता कि ये जब 2027 में चुनाव होंगे तो इनकी मर्जी से टिकट दिए जाएंगे। मैं इस बात को नहीं मानता। ये टिकट उन्हीं की मर्जी से दिए जाएंगे। अगर वो सत्ता में रहे तो फिर वही होंगे, वही टिकट तय करेंगे। तो इनकी स्थिति ठीक नहीं है और अखिलेश इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए वो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और अखिलेश का एक समर्थन आधार बन चुका है। और अखिलेश ये जानते हैं कि जितना योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर अकेलेपन के शिकार होंगे, अकेले में पड़ेंगे, उतना ही उनका योगी आदित्यनाथ के जनाधार का एक बड़ा हिस्सा अखिलेश की तरफ जाएगा। और आप देखिए ये होगा। कांग्रेस के साथ उनका जबरदस्त अलायंस है और उस अलायंस के जरिए दलित वोट भी उनको मिलेंगे, मुसलमान वोट खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलेंगे, यादव वोट मिलेंगे। और अब मैं समझता हूं विधानसभा चुनाव में ऊंची जातियों का एक हिस्सा भी इनकी तरफ शिफ्ट होगा। उसमें राजपूत जात के वोटर कई जगह होंगे, क्योंकि 2027 तक आते आते आला कमान में और आदित्यनाथ के बीच में क्या तकरार होगी, किस प्रकार की छवि बनेगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक पत्रकार है, तेज तर्रार पत्रकार अभिषेक उपाध्याय, उसने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया है। उन्होंने एक तरफ से ऊपर से गिनाने शुरू किए हैं कि कितने पीक पोस्ट हैं, जो इतने सर्वश्रेष्ठ पोस्ट हैं, किन पे लाइन से उसने ठाकुर गिनाए हैं, क्षत्रिय कितने पोस्ट हैं। पुलिस में, आईएएफ में, जिलों में सब सूची है। और अखिलेश यादव ने उनके ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि जब इस तरह की पत्रकारिता की जाती है तो तारीफ की किस तरह की जाती है। लेकिन उस ट्वीट से बवाल मच गया है। ये आरोप तो था ही कि भाई योगी आदित्यनाथ पे लगता रहा कि वो थोड़ा क्षत्रियों को संरक्षण देते हैं, लेकिन उस ट्वीट के बाद बिल्कुल बवाल और ज़्यादा मच गया है। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह ये ट्वीट को लिखा है, या अभिषेक ने जो ट्वीट किया है, और कई बार वो कह रहे हैं एसटीएफ को कह दिया अखिलेश यादव ने ये स्पेशल ठाकुर फोर्स है,
तो ये जो निशाना लगा रहे हैं वो, तो ये पीडीए को मजबूत करने के हैं कि पिछड़े दलित में मैसेज जाए कि ये सिर्फ क्षत्रियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं मुख्यमंत्री? क्या वो तो ये है ही, लेकिन जब जब इस बात पे ज्यादा फोकस होगा तो ऊंची जातियों के वोट भी भारतीय जनता पार्टी से फिरंट होंगे। भाई ब्राह्मण जब वोट? साफ सामने दिखाई पड़ेगा कि केवल एक जाति को ही प्रश्न दिए, देखिए ये एक डबल माइंड है, ये एक दोहरी भींच है, मतलब इसमें भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। आप देखिए, मैं आपको साफ करता हूँ, थोड़ी सी व्याख्या करता हूँ उसकी। मेरा कहना है कि अगर ये साबित होता है कि योगी आदित्यनाथ केवल ठाकुरों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, तो उसका सीधा मतलब हो जाएगा कि दूसरी जातियों की लगातार उपेक्षा हो रही है? अच्छा, अब जब ऐसी स्थिति, इस स्थिति में दूसरी जातियां नाराज होंगी और उस नाराजगी की जब प्रतिक्रिया होगी, वो प्रतिक्रिया भाजपा आला कमान तक प्रतिक्रिया पहुंचेगी, है? तब आला कमान इस परिस्थिति में हस्तक्षेप करेगा और वो हस्तक्षेप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ होगा। ऐसी स्थिति में ठाकुरों को भी लगेगा कि भाई उनका नेता जो है वो अपनी सत्ता खोने की तरफ जा रहा है। तो भाजपा ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी, इसको कहते हैं ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये ऐसी स्थिति में ऐसे ही हो जाता है। आला कमान के सामने भी एक सवाल है कि वो योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवादी होने से कैसे रोके। क्या तरीका है, अच्छा बताइए आला कमान के सामने? कोई तरीका नहीं है। आला कमान 7 साल तक ये काम नहीं कर पाई, अब कैसे करेगी? और वो जितने ही ठाकुरवादी होंगे, पिछले चुनाव में तो बच गए, पिछले चुनाव में तो किसी तरीके से बच गए, केवल उनकी 52-53 सीटें हारी और एक उप मुख्यमंत्री हारा, इतना ही इनका नुकसान हुआ। लेकिन अगले चुनाव में तो ना नुकसान यहीं तक सीमित रहेगा, नुकसान और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। बीच में लोकसभा चुनाव भी हो गया, इसके अंदर भाजपा की बहुत बुरी तरह पिटाई हुई, तो अब तो पूरी परिस्थिति रेडिकली बदल चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो आला कमान, चूंकि योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवादी होने से रोकने में अक्षम है, इसमें ठाकुर बिरादरी की कोई गलती नहीं है, मैं आपको बताऊं, ठाकुर समुदाय की कोई गलती नहीं है। जिस तरह की राजनीति चल रही है, उस राजनीति का भले ही उन्हें फौरी फायदा हो रहा होगा, लेकिन अंततः उस राजनीति का दीर्घ काल में ऐसी राजनीति का नुकसान ही होता है हमेशा, इसका फायदा नहीं है। जब मान लो अखिलेश जी सत्ता में होते हैं, मान ली यादवों को विशेष फायदा पहुंचता है, तो वो दीर्घ काल से यादव बिरादरी को ही नुकसान होता है उसका। हाँ बिल्कुल होता है, एकदम होता है, समान लोगों में होता है। हाँ, इसी तरह लॉन्ग टर्म में ठाकुर बिरादरी को भी नुकसान होगा, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, समान जन लोगों में एक थोड़ा सा होती है, अरे आदमी की चल रही है, हमारी तो चल ही नहीं रही है, तो ये वो नुकसान होता है राजनीति। मैंने मुझे देखा कि परसों की शायद बात है, फुल पेज के विज्ञापन अखबारों में थे कि बिल्कीपुर अयोध्या की एक विधानसभा है, वहाँ पे 1000 करोड़ की अयोध्या में 1000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी थी। मैं चौंका, मैंने कहा अयोध्या में 1000 करोड़ रुपए, तो मुझे याद आया बिल्कीपुर में उपचुनाव है, योगी आदित्यनाथ जी प्रभारी बने। आप सोचो, एक विधानसभा के उपचुनाव के लिए 1000 करोड़ की परियोजनाओं को फुल पेज विज्ञापन, यानी करोड़ों रुपए तो विज्ञापन भी खर्च कर दिए गए, और एक विधानसभा के उपचुनाव के लिए 1000 करोड़ रुपए का विज्ञापन। क्या जो मैंने पिछली बार कहा था संजय जी कि एक लॉग बुक बनाइए इन घोषणाओं की और एक ट्रैकर चलाइए, ये चलाना आपकी जिम्मेदारी है, ये जरूर कीजिए आप। और उसके बाद हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम कीजिए कि भाई फलानी योजना का क्या हुआ। एक योजना जो 2 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले जारी की गई थी, उस योजना का हुआ क्या दरअसल। सही बात है। ये बहुत, आपके वीडियो भी बहुत देखे जाएंगे, ये वीडियो अपने आप में दस्तावेजी प्रमाण बन जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल सही है, मैं लगाता हूँ अपनी रिसर्च टीम को कि इस पे करें और ये बहुत मजेदार प्रोग्राम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी बढ़िया सी बातचीत करी हम लोगों से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू।